हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज से मैं आप सबके साथ हिस्ट्री की एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें मैं क्लास 6 से लेके 12 तक की हिस्ट्री के जितने भी बुक्स हैं, इन सारे बुक्स को मैं क्लास वाइज कवर करूँगा। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से क्लास 6 से लेकर 12 तक के हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, उसमें आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन भी आ जाएगा, उसमें आपका एंशियंट हिस्ट्री का सेक्शन भी आ जाएगा, मॉडर्न का सेक्शन भी आ जाएगा, मिडीवल का सेक्शन भी आ जाएगा। तो इस सीरीज़ के माध्यम से आपकी हिस्ट्री का एक ऐसा बेस तैयार हो जाएगा, जिसको तैयार करने के बाद जब आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो उसका आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज से मैं क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर्स के साथ इस सीरीज़ की शुरुआत करने वाला हूँ। तो इससे पहले कि मैं इस हिस्ट्री के चैप्टर की शुरुआत करूँ, मैं आपको बता दूँ कि क्लास 6 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी इन सब सब्जेक्ट्स को अलग-अलग बुक्स में ना कवर करके पूरी 6th क्लास की सोशल साइंस की बुक में अलग-अलग सब्जेक्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि इस 6th क्लास की सोशल साइंस की जो बुक है, उसमें जो पहला विषय है वो भूगोल से संबंधित है, यानी ज्योग्राफी से संबंधित है। दूसरा विषय हमारा इतिहास से संबंधित है। तीसरा विषय हमारा संस्कृति और विरासत यानी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। चौथा विषय हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है और जो पांचवा विषय है वो हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो इस सीरीज में मैं आपको हिस्ट्री वाले सारे चैप्टर्स को डिस्कस करूंगा, जो कि क्लास 6 की बुक में डिस्कस्ड है। ठीक है। इसमें मैं शायद ये कल्चर वाला पार्ट इसमें ऐड करूं, क्योंकि इतिहास और संस्कृति इन दोनों का हमेशा से बहुत ही करीबी संबंध रहा है। तो इन दोनों के करीबी संबंध को देखते हुए मैं जो कल्चर की ये जो 2 चैप्टर्स हैं, इनको भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों? तो आज से हम इस हिस्ट्री के सेक्शन को शुरू करने वाले हैं। आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि आपने इस तरीके से हिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़ी होगी, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अभी तक आपने हिस्ट्री को एक घटनाक्रम के विषय के रूप में देखा होगा कि किस तिथि को कौन-सी घटना हुई, किस राजा का क्या नाम था, किस राजा ने क्या किया। मैं इतिहास को एक एक ऐसे तरीके से पढ़ाऊँगा जिसमें आप कार्य कारण जो अवधारणा है कि किसी भी काम के होने के पीछे, किसी भी कार्य के होने के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है और हर एक कार्य का एक परिणाम होता है। तो ये कार्य, कारण और परिणाम, इन तीनों अवधारणाओं के संबंध में मैं इस पूरे इतिहास विषय को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और इसमें आज की सीरीज़ में ये जो इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत हैं, ये आपके 6th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 4 है। तो यहाँ से मैं इस सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम अपने मेन कंटेंट पे आते हैं। तो दोस्तों 6th क्लास का जो चैप्टर 4 है, वो हमें इतिहास की समय रेखा और इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत ई.एच. कार के द्वारा दिए गए इतिहास की परिभाषा से हुई है। ई.एच. कार साहब कहते हैं कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच लगातार चलने वाला एक संवाद है। ये संवाद आज के समाज और बीते हुए समाज के मध्य होता है। यानी जो वर्तमान स्वरूप में हम समाज को देखते हैं, इस समाज के बीच में और जो बीता हुआ समाज है, जो समाज पिछले प्राचीन काल में था, जो समाज मध्यकाल में था, जो समाज आज से 200 साल पहले था, उस समाज के बीच में क्या संवाद है, उन दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं, उन दोनों के बीच में क्या विभिन्नताएं हैं, इसके बीच का एक संवाद है। और ईएचकार का मानना है कि हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ये आलोक शब्द का जो मतलब है, इसको आप इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट से समझ सकते हैं। अगर हमें वर्तमान समाज को पूरी अच्छी तरीके से समझना है तो हमें अतीत का ज्ञान होना ही चाहिए। आज हम अपने समाज में देखते हैं कि जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत बड़े-बड़े कदम सरकार भी उठा रही है। लोग पारिवारिक तौर पे भी जागरूक हो रहे हैं। समाज में भी महिलाओं को जो स्वतंत्रता दी जा रही है, इस बात को स्वीकारोक्ति मिल रही है। तो क्या हमारे समाज में महिलाओं की जो वर्तमान स्थिति है, क्या महिलाओं की वर्तमान ऐसी ही स्थिति हमेशा से हमारे भारतीय समाज में रही है? आप महिलाओं को मिलने वाली इस स्वतंत्रता का महत्व इस बात से लगा पाएँगे कि आज से 20 या 25 साल पहले या फिर प्राचीन या मध्यकाल की जब आप बात करेंगे, तो वहाँ पे महिलाओं को बस एक घर में रहने वाली वस्तु समझा जाता था। तो इसके कारण आप समझ पाएँगे कि आज में वर्तमान स्वरूप में जो हमारा समाज बदला है, हमारे समाज का जो दृष्टिकोण महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में बदला है, ये एक बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क कदम है हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट में। ठीक है? तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस चैप्टर के माध्यम से हम 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब ढूँढने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं।
दूसरा सवाल जो होगा वो ये कि इतिहास को समझने के लिए अलग-अलग जो स्रोत होते हैं, वो किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। और तीसरा प्रश्न कि आदि मानव किस प्रकार रहते थे, हम इसका जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। देखिए, जब आपने साइंस की क्लास आपने पढ़ी होगी या आपने अभी तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि हमारा जो पृथ्वी का इतिहास है, वो एक बहुत ही लंबा इतिहास है। इसको मैं आपको इस डायग्राम से समझाऊँगा। तो अभी आप ये समझिए कि हमारे पृथ्वी का जो इतिहास है, वो बहुत ही लंबा इतिहास है और पृथ्वी के इतिहास के कंपैरिज़न में जो मानवों का इतिहास है, ये बहुत नया है और बहुत ही छोटा-सा भाग है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, पृथ्वी का अस्तित्व में आना होता है 4.54 बिलियन साल पहले और होमो सेपियंस आते हैं लगभग 1 करोड़ साल पहले। तो आप समझ रहे हैं कहाँ 4.54 बिलियन वर्ष और कहाँ 1 करोड़ वर्ष। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ह्यूमन हिस्ट्री है। बाकी ये पूरा का पूरा जो है ये हमारे पृथ्वी का इतिहास है, हमारे अर्थ की हिस्ट्री है। तो हमारे अर्थ की हिस्ट्री को समझे बिना हम अपने मानव की हिस्ट्री को नहीं समझ सकते। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं। इसमें आप भूवैज्ञानिकों के बारे में देखेंगे, कुछ जीवाश्म विज्ञानी हैं, फिर मानव विज्ञानी हैं, पुरातत्व विज्ञानी हैं। तो ये ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे भूविज्ञानी जो हैं, ये पृथ्वी के भौतिक स्वरूप में आपका मृदा आ जाता है, पत्थर आ जाता है, पहाड़ आ जाते हैं, पर्वत, नदियाँ, महासागर ये सभी भौतिक स्वरूप में आते हैं। तो भूविज्ञानी पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। जो जीवाश्म विज्ञानी होते हैं, ये करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़, पशु, मानव इनके अवशेषों का अध्ययन करते हैं, इनके जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जो मानव विज्ञानी होते हैं दोस्तों, वो मानव के समाज जो एक प्राचीन काल में मानव समाज का स्वरूप रहा था, उसका प्राचीन काल में मानव की संस्कृति किस प्रकार की रही थी, उसका अतीत से लेके वर्तमान समय तक अध्ययन करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मानव विज्ञानी हैं, ये प्राचीन समाज के प्राचीन समय से लेके वर्तमान समय तक समाज किस तरीके से बदला है, उसका अध्ययन करते हैं। फिर पुरातत्व विज्ञानी हैं, ये मानव पौधों और पशुओं द्वारा जो अपने पीछे अवशेष छोड़े गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे उपकरण हैं, मानवों ने मूर्तियाँ बनाई थी तो कहीं से मूर्तियाँ मिली हैं, कहीं से मानवों की हड्डियाँ मिली हैं, कहीं से पशु और मानवों के दाँत मिले हैं, कहीं से जले हुए अनाज मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मानव ने छोड़े हैं, इन सभी चीज़ों का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करने का काम पुरातत्व विज्ञानी करते हैं। तो पृथ्वी के अतीत का अध्ययन कोई एक समाज का वर्ग नहीं करता। ये 3-4 का तो नाम मैंने बता दिया, इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं जो कि पृथ्वी के अतीत का अध्ययन करने में अपना योगदान देते हैं। ठीक है? चलिए, अब सवाल है इतिहास में समय की गणना कैसे की जाती है? देखिए दोस्तों, प्रत्येक समाज और संस्कृति में समय की गणना करने की अपनी-अपनी प्रणालियाँ रही हैं। जैसे किसी समाज में समय की जो गणना है, वो किसी व्यक्ति विशेष के जन्म के साथ की जाती है या फिर किसी शासक के शासन के आरंभ के साथ की जाती है। और माना जाता है किसी शासक के शासन के आरंभ के साथ एक नए युग का आगमन होता है। आज के टाइम में अगर हम देखें, तो आज के टाइम में दोस्तों जो विश्व भर में समय की गणना है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के माध्यम से होता है। ठीक है? लेकिन बहुत सारी ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे मांगलिक कार्यों के लिए त्योहारों की तिथियों का गणना किया जाता है। इसमें तिथि पत्रों का भी उपयोग होता है। अब जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है दोस्तों, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग विश्व भर में होता है। इसमें 365 दिन होते हैं और इन सबको मिलाकर 12 महीने होते हैं। इसमें से प्रत्येक 4 वर्ष में एक अधिवर्ष होता है जिसको आप लीप ईयर का नाम दे सकते हैं। हर एक 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। और इस प्रकार शताब्दी वर्ष जैसे 1800, 1900, 2000 आदि सभी लीप ईयर्स होंगे यदि वह 4 से विभाजित हो सकते हैं। तो ये आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है। पश्चिम में अगर आप जाएँगे, तो पश्चिम में ईसा मसीह के जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है और फिर ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से आगे के वर्षों की गणना की जाती है और अंग्रेजी में इसको एडी एडी का मतलब होता है दोस्तों एन्नो डोमिनी। ठीक है? तो इसको एडी से इंगित किया जाता है। लेकिन अभी जो एडी है, इस एडी को अब कॉमन एरा लिखा जाता है, यानी एडी जो है, इस एडी को सीई ने रिप्लेस कर दिया है। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, तो हम
कैसे लिखेंगे? 1947 CE ये लिखेंगे। ठीक है, हम इसको हिंदी में ईस्वी लिखते हैं। ओके। अब इसी प्रकार ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से पूर्व के वर्ष की गणना जो उल्टा होता है उसको हम BC पहले कहते थे, लेकिन अभी वर्तमान में इसे BCE कहा जाता है। यानी कि अब अगर मैं आपको एक डायग्राम के से समझाऊं, तो अगर ये एक पॉइंट है जहां पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो इससे आगे के वर्षों की गणना CE के माध्यम से यानी कॉमन एरा, और इससे पीछे की गणना BCE के माध्यम से किया जाता है। इसमें किसी भी वर्ष के लास्ट में BCE लिखा जाता है। इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। यहां से ईसा मसीह का जन्म होता है, इसके आगे कॉमन एरा, इसके पीछे BCE। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 BCE माना जाता है। इसका मतलब यह है कि महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले हुआ। मैं यहाँ पे ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस पाठ्य पुस्तक में जो है ये BCE यानी बिफोर कॉमन एरा के लिए सामान्य संवत पूर्व का इस्तेमाल किया गया है। तो जहां पे भी आप सामान्य संवत पूर्व देखें तो इसका मतलब आप बिफोर कॉमन एरा समझे, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले समझे। और सामान्य संवत यानी कि CE का इस्तेमाल किया गया है, और CE मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्ष। ठीक है, चलिए। अभी ये डायग्राम आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, ये किस प्रकार से हमारे इतिहास की समय रेखा को बताता है। सबसे पहले 12,000 साल पहले, ईसा मसीह के 12,000 साल पहले जो अंतिम हिमयुग था उसका अंत होता है। फिर 8,000 साल पहले तक आते आते, 8,000 साल BC तक आते आते प्रथम अस्थायी निवास और कृषि का आरंभ हो जाता है। फिर कृषि के आरंभ होने के बाद हम देखते हैं कि 6,000 BCE में भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक विकसित हो जाती है। फिर लगभग 6,000 से 4,000 के बीच में मेसोपोटामिया में संसार का पहला नगर अस्तित्व में आता है। फिर 4,000 के थोड़ा सा पहले, यानी थोड़ा सा पहले तांबे के प्रथम धातु कर्म का आरंभ होता है। इसका मतलब कि तांबे से के अयस्कों से तांबे का निष्कर्षण किया जाने लगने लग गया है, और फिर तांबे के अलग अलग उपकरण, अलग अलग बर्तन बनाए जाने लगे। फिर आप देखते हैं कि लगभग 2000 ईसा पूर्व से थोड़ा सा पहले 2600 के आसपास सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो इसकी शुरुआत होती है। फिर हम देखते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से थोड़े से पहले बुद्ध का जन्म होता है। फिर ईसा मसीह का जन्म होता है, और आज हम 2000 CE में जी रहे हैं। इसको हम सामान्य संवत कहते हैं, और वर्तमान में हम इसी कालखंड में हैं। तो ये मैंने आपको समझाया। अब देखिए कि घटनाओं को चिन्हित करने के लिए समय रेखा जो है, ये एक सुविधाजनक उपकरण है। ये इसमें हमने देखा कि कैसे हमने समय रेखा के माध्यम से पूरे मानव के इतिहास को एक बताया। मानव के इतिहास के एक बड़े कालखंड के बारे में मैंने इस समय रेखा के माध्यम से आपको बताया है। अब जो समय रेखा पर बिंदुएं हैं, उनके माध्यम से जितने भी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उनको चिन्हित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने महात्मा बुद्ध का जन्म देखा था। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा था ईसा मसीह का जन्म। आपने देखा था मेसोपोटामिया का पहला नगर। अभी वर्तमान में हम 2000 CE में इसमें हम जी रहे हैं, और अगर इससे आगे जाएंगे तो ये हमारा भविष्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दो टर्म आपको ध्यान में रखना है, एक है शताब्दी, दूसरा है सहस्त्राब्दी। दोस्तों, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का कालखंड। ठीक है। और सहस्त्राब्दी का मतलब होता है 1,000 वर्षों का कालखंड। तो आप शताब्दी और सहस्त्राब्दी में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए। हमने इतिहास के समय के बारे में देखा। यहाँ पे देखिए, हमने अभी देखा इतिहास के समय के बारे में कि इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती रही है। हमने ये देखा कि पृथ्वी का इतिहास हम उसका अध्ययन किस प्रकार से करते हैं। और अब हम देखेंगे दोस्तों कि जो इतिहास है, एक मिनट मुझे दीजिए, उसको जानने के स्रोत क्या क्या है। अब यहाँ पे ये जो है ये लिखा हुआ है, इसमें कहा गया है कि आप अपने माता पिता और परिवार के 3 पीढ़ियों की जानकारी एकत्रित कीजिए, और आप उन स्रोतों का उल्लेख कीजिए जहां से आपने ये जानकारी इकट्ठी की है। ठीक है, आप यहाँ पे एक चार्ट भी दिया हुआ है जो उनके लिए है, जो इस क्लास के हैं, और उनको ये चार्ट के सामने इसमें अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है वो डालना पड़ेगा। अब देखिए, अब इस जो वो जो एक्टिविटी थी, उस एक्टिविटी के माध्यम से ये करवाने की कोशिश की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि प्रत्येक वस्तु अथवा संरचना एक कहानी बताती है।
आप जब अपने 3 पीढ़ियों का खाका निकालते हैं तो उसमें चित्रखंड जो है, जो पिक्चर है, वो एक जिगसॉ के एक पहेली के एक हिस्से की तरह होती है। आप किसी भी वस्तुओं को जब आप अपने घर में देखते हैं, तो वो आपके परिवार के इतिहास के विषय में कुछ न कुछ ज़रूर बताती है। ठीक इसी प्रकार से ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में भी हम विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित करते हैं। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है दोस्तों, कि भले ही हमें कितने ही साक्ष्य क्यों न मिल जाए, इतिहास के मामले में पहेली के कुछ हिस्से गायब रह सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम किसी कालखंड के बारे में सारी बातें जान पाएँगे। अब ये इस डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से इतिहास के स्रोत के बारे में समझाया गया है। इतिहास के दरअसल दोस्तों 4 तरह के स्रोत होते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत, एक होता है साहित्यिक स्रोत, एक होता है मौखिक स्रोत और एक होता है कलात्मक स्रोत। अब अगर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो इसमें अलग-अलग संरचनाएँ हमें देखने को मिलती हैं। इन संरचनाओं में स्मारक और टीला हमें देखने को मिलता है, ठीक है? फिर पुरातात्विक स्रोत के उत्खनन से हमें पुरातात्विक स्रोत की के लिए हमें उत्खनन करना पड़ता है और इस उत्खनन के पश्चात हमें मानव, पशु और पौधों के अवशेष मिलते हैं। मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए उपकरण और हथियार मिलते हैं। उनके द्वारा उपयोग में लाई गई मूर्तियाँ एवं आभूषण मिलते हैं, है ना? फिर हम देखते हैं मृदभांड और खिलौने मिलते हैं। उत्खनन से हमें मानव के निवास स्थान और शवाधान के बारे में पता चलता है। तो ये पुरातात्विक स्रोत हैं। अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें दोस्तों, तो साहित्यिक स्रोतों को हम 2 भाग में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक होता है भारतीय साहित्य और एक है विदेशी विवरण। अगर हम भारतीय साहित्य की बात करें, तो इसमें वेद और इतिहास है। फिर अलग-अलग जो नाटककार थे, उनके द्वारा लिखी गई कविताएँ और नाटक हैं। अलग-अलग दरबारी लेखकों के द्वारा ऐतिहासिक लेख लिखे गए। कहानियों के संग्रह किए गए, तो इन सब से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ये भारतीय साहित्य के स्रोत हैं। फिर अगर हम विदेशी विवरण की बात करें, तो हमारे देश में अलग-अलग टाइम पीरियड में अलग-अलग विदेशी यात्री यात्रा करने के लिए आते रहे और इन विदेशी यात्रियों ने भारत के संबंध में अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा है। और इस यात्रा वृत्तांत से हमें भारत के तत्कालीन समाज के बारे में, भारत के तत्कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत के तत्कालीन राजनीति के बारे में, है ना? भारत के तत्कालीन सामाजिक मान्यताओं के बारे में, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और फिर इन्होंने कुछ ऐतिहासिक वृत्तांत भी छोड़े हैं, इनके सब के माध्यम से भी जानकारी मिलती है। अब विदेशी में आपने बहुत सारे यात्रियों के नाम सुने होंगे, जैसे एक फाहियान आया था, ह्वेनसांग आया था, है ना? मेगास्थनीज आया था। तो इन सारे यात्रियों के आपने नाम सुने होंगे। अल-बरूनी का आपने नाम सुना होगा। तो ये सारे यात्री जब भारत आए तो इन्होंने भारत के समाज और भारत की संस्कृति को उसका अध्ययन किया, उसको ऑब्ज़र्व किया और फिर अब उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में इन सब के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान की हैं। तो इनके विवरण से भी हम इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। फिर इतिहास का एक स्रोत होता है मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोत मतलब ऐसे ऐसे स्रोत दोस्तों, जिनको हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सुनकर बढ़ाया जाता है। इसमें आप लोक साहित्य देख सकते हैं, इसमें आप वंशावली देख सकते हैं। और एक और इतिहास के स्रोत का प्रकार है कलात्मक स्रोत। कलात्मक में आप चित्रकला देख सकते हैं, मूर्तिकला देख सकते हैं, पट्टिका देख सकते हैं। आप अजंता की गुफा के बारे में आपने सुना होगा कि उसमें बहुत सारी भित्ति चित्र है, बहुत सारे चित्रकला हैं। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूर्ति कलाएँ हैं अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग मंदिरों में बहुत सारी मूर्ति कलाओं के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इतिहास के ये 4 स्रोत हैं। इन 4 स्रोतों से आप इतिहास का निर्माण कर पाते हैं। हमें उस इतिहास के उन अनछुए पहलुओं को हम वो कर पाते हैं कि कैसे उस समय पे इतिहास हमारा कैसा रहा था। हमारा जो समाज था वो कैसा रहा था, हम कौन-से संस्कृतियों को फ़ॉलो कर रहे थे, है ना? इस तरीके से हम पूरे समाज के एक बहुमुखी विकास के बारे में जान पाते हैं। ठीक है दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये जो पृष्ठ 67 पर ये जो आपने देखा, इसी को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप इतिहास के इस चित्र को देखिए और ये प्रमुख स्रोतों को एक साथ प्रदर्शित करता है। अब जैसे एक इतिहासकार 1500 वर्ष पूर्व के अगर किसी राजा या रानी के प्राचीन स्मारक या फिर उसके युद्ध या व्यापार की कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं, तो वह ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एक साथ संकलित कर सकें। तो जब अलग-अलग स्रोत किसी एक कालखंड से संबंधित होते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पुरातात्विक साक्ष्य जिन बातों को स्थापित कर रहे हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी उन बातों को स्थापित करें।
कभी-कभी इनके बीच में एक विरोधाभास भी जन्म ले लेता है। ये एक दूसरे के विपरीत सूचनाएँ भी प्रदान करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में इतिहासकारों को यह निर्णय लेना पड़ता है कि किस स्रोत पर अधिक विश्वास किया जाए। इस प्रकार इतिहासकार जिस भी कालखंड का अध्ययन कर रहे होते हैं, वो उस कालखंड से संबंधित स्रोतों के माध्यम से उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि इतिहास के इन सभी स्रोतों में कौन योगदान देता है? तो जैसा कि मैंने आपसे पहले चर्चा किया था कि इतिहासकारों के साथ-साथ जो पुरातत्व विज्ञानी होते हैं वो, जो पुरालेख शास्त्री होते हैं जिनका काम प्राचीन अभिलेखों को पढ़ना होता है, फिर वो मानव विज्ञानी जो कि मानव समाज और संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं वो, फिर साहित्य और भाषा के जो विशेषज्ञ होते हैं, ये सभी लोग मिल के इतिहास के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। अब अगर हम पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक अध्ययनों की बात करें, तो वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। क्योंकि अब प्राचीन जलवायु का अध्ययन किया जाने लगा है, उत्खनन की गई सामग्री का रासायनिक अध्ययन किया जाने लगा है। प्राचीन मानव के जेनेटिक्स के अध्ययन से एक नया दृष्टिकोण पैदा हुआ है और ये सभी इतिहास के स्रोतों के रूप में एक पूरक स्रोत के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। अब आपको इसके साथ-साथ ये भी ध्यान रखना है कि जब भी इतिहासकार आधुनिक इतिहास का निर्माण करता है, तो आधुनिक इतिहास में आप समाचार पत्रों को एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देख सकते हैं। और अगर पिछले 10-20 सालों के पहले के इतिहास का निर्माण करना है, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों एक शब्द आनुवांशिकी था। आनुवांशिकी मत का मतलब होता है कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जो कि इस बात का अध्ययन करती है कि किस प्रकार से पौधों, जानवरों और मनुष्यों के कुछ विशेषताएं एवं गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। ठीक है? इसको आनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। मैं श्योर हूं कि आपने इस टर्म को ज़रूर पहले सुना होगा। तो ये दोस्तों ये इतिहास के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से इतिहास का निर्माण होता है। अब हम मानव इतिहास के प्रारंभ को देखते हैं। देखिए दोस्तों, होमो सेपियंस 3 लाख साल पहले से पृथ्वी पर रह रहे हैं। अब ये एक बहुत लंबा समय हमें प्रतीत होता है, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि पृथ्वी के इतिहास का एक ये बहुत ही छोटा-सा अंश है। तो आइए हम अपने आरंभिक इतिहास को संक्षेप में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आदि मानव थे, उनको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वो क्या करते थे? एक वो टोली बनाते थे, समूह बनाते थे और एक-दूसरे की सहायता करते हुए टोली शिकार करते थे, खाद्य संग्रह करते थे और निरंतर आश्रय की खोज करते रहते थे। इसका अर्थ ये है कि वे अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधों और फलों के संग्रह पर निर्भर होते थे। ठीक है? शिकार पर निर्भर होते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदि पूर्वजों के प्राकृतिक तत्वों को लेकर अपने कुछ विश्वास थे और वो भी मरने के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। अब देखिए धीरे-धीरे क्या होता है कि ये अस्थायी शिविर में रहने लग गए, शैलाश्रय में रहने लगे, गुफाओं में रहने लग गए और ये एक दूसरे से जिन भाषाओं में संवाद करते थे, आज वो लुप्त हो चुके हैं, तो हम नहीं जान पाते। फिर उन्होंने अग्नि का उपयोग किया। फिर उन्होंने पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियाँ बनाई, नुकीले तीर बनाए, है ना? बहुत सारे उपकरण बनाए और इन सब उपकरणों के निर्माण ने उनके जीवन को बहुत ज़्यादा सरल बना दिया। आप आज संपूर्ण विश्व की सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्रों में उनके जीवन के अलग-अलग डायमेंशंस को देख सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफा है, तो इन गुफाओं में जब आप जाएँगे और शैल चित्र को देखेंगे तो आपको उस चित्र को देख के ये पता चलेगा कि उनका समाज कैसा था। उनमें से तो कुछ चित्र बहुत साधारण हैं, कुछ प्रतीक हैं, लेकिन कुछ चित्रों में मानव और पशुओं के ऐसे दृश्य हैं जो कि एकदम जीवंत प्रतीत होते हैं। फिर इन आदिमानव ने पत्थर और मनकों की माला बनाई, पशुओं और दांतों के पेंडेंट आदि पहनना शुरू किया। इस प्रकार से आभूषण का देखिए कि आविष्कार होता है और फिर इन सभी आभूषणों को, इन सभी चीज़ों को वो एक-दूसरे के साथ आदान-प्रदान करने लगे। अब धीरे-धीरे लंबे समय में जब पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन हुआ, शिकारी खाद्य संग्राहक से चलते-चलते जब धीरे-धीरे जलवायु परिवर्तन हुआ, तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि जलवायु गर्म होने लगी और जो हिमयुग था, वो अब गुज़रने लगा। जो भी बर्फ़ थे, वो पिघलने लग गए और इस प्रकार तत्कालीन नदियों में जलभराव हो गया और बाद में ये नदियाँ समुद्र में प्रवाहित हो गई। तो मैं आपको बताऊँ कि हिमयुग लगभग 1 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा था। ठीक है? अब देखिए इसके पश्चात जो है वो मानव के जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार आया। जलवायु थोड़ी-सी गर्म हुई। विश्व के कई हिस्सों में आदि मानवों ने एक स्थान पर बसना शुरू किया। उन्होंने अनाज उगाना आरंभ किया। फिर धीरे-धीरे उन्होंने गाय, बकरी इन सारे जानवरों का घरेलूकरण भी आरंभ कर दिया और धीरे-धीरे
जब उन्होंने कृषि का उपयोग शुरू किया तो उनके पास भोजन की उपलब्धता बढ़ी, और जब भोजन की उपलब्धता बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है। फिर जनसंख्या बढ़ती है तो स्थायी निवास की ज़रूरत महसूस होती है। फिर वो अस्थायी निवास के लिए नदियों के किनारे बसने लगे। अब नदियों के किनारे बसने के पीछे एकमात्र कारण एक तो जल की उपलब्धता नहीं थी। नदियों के किनारे की जो ज़मीन होती है, जो मृदा होती है, वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो इससे अन्न उगाने की जो प्रक्रिया होती है वो ज़्यादा सरल होती है। इस वजह से उन्होंने नदियों के किराने किनारे बसना शुरू किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मानव का जो इतिहास है, जो एक शिकारी और खाद्य संग्राहक के रूप में शुरू हुआ था। पहले ये शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। इसके पश्चात धीरे-धीरे उन्होंने कृषि करना आरंभ किया। कृषि करने के बाद जो खाद्य उपलब्धता थी, उस खाद्य उपलब्धता में वृद्धि हुई, और खाद्य उपलब्धता में वृद्धि का परिणाम होता है जनसंख्या में वृद्धि। इस जनसंख्या में वृद्धि के कारण एक मुखिया तंत्र विकसित होगा। इस मुखिया तंत्र के विकसित होने के पश्चात यही मुखिया तंत्र धीरे-धीरे एक राजतंत्र में विकसित हो जाएगा, और ये राजतंत्र वर्तमान के लोकतंत्र में विकसित होगा। और अगर हम इसको और ज़्यादा आगे लेके जाएँ तो ये लोकतंत्र अब धीरे-धीरे एआई के युग में प्रवेश कर रहा है, जहाँ पे हम एक मशीन तंत्र की भी कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा मानव समाज विकसित हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्रोनोलॉजी समझ में आई होगी। आपको मानव के इतिहास का पूरा एक खाका आपके दिमाग में बैठा होगा। अब देखिए, जैसे जैसे समुदायों का विकास होता है हमारा समाज जटिल होता चला जाता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है, लोगों के विचारों में परिवर्तन आता है, तो इससे समाज में जटिलताएं आती हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की चीजें चाहने लगते हैं, तो उनके लिए अलग अलग तरह के काम करने पड़ते हैं, है ना। जो सरदार था या मुखिया था, ये लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी होते थे, और जितने भी संसाधन थे उस पर सामुदायिक प्रतिनिधित्व होता था, उस पर सामुदायिक नियंत्रण होता था। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति कृषि भूमि पर अधिकार नहीं करता था, सामुदायिक रूप से कृषि की जाती थी। अब जैसे-जैसे समय बीतता गया, जो छोटे-छोटे गाँव थे वो बड़े गाँव में परिवर्तित होते चले गए, और इन बड़े गाँवों के बीच में आपस में भोजन, वस्त्र, उपकरण, इन सभी वस्तुओं का लेन-देन होने लग गया। अब इस लेन-देन के कारण एक जो कम्युनिकेशन है वो डेवलप होता है। एक आवागमन का तंत्र विकसित होता है। एक गाँव के लोग दूसरे गाँव में जाने लगते हैं, दूसरे गाँव के लोग तीसरे गाँव में जाने लगते हैं। इस तरीके से जो छोटे-छोटे कस्बे हैं, उनका विकास होता है। अब देखिए, अब मृदभांड और मिट्टी की अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए धातु के उपयोग की तकनीक का आगमन होता है, और फिर आभूषण, दैनिक उपयोग की वस्तु, ये सारी वस्तुएँ बनने लगती है, और इनका फिर आदान-प्रदान शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार अब जब हम अध्याय 6 देखेंगे तो हम देखेंगे किस प्रकार सभ्यता के उदय में इन सभी चरणों ने योगदान दिया है, ठीक है। मानव सभ्यता के विकास के इन प्रारंभिक चरणों में मानवों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान कुछ कठिन क्षण भी आते हैं जब पूर्ववर्ती प्रजातियों की भांति मानव सभ्यता भी लुप्त हो सकती थी। अब हम देखेंगे अगले चैप्टर्स में कि कैसे आदि मानव के बारे में, कि उन्होंने अपनी साहस और दृढ़ता के कारण एक रेजिलियंस शो किया, जिसके कारण आज जो हमारा अस्तित्व है वो संभव हो पाया है। तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर का अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं दोस्तों, तो इस पूरे चैप्टर का क्रक्स ये है कि एक मानव पृथ्वी के बनने से लेकर मानव समाज के वर्तमान स्वरूप, मानव समाज के वर्तमान स्वरूप की जो यात्रा है वो हमने इस चैप्टर के माध्यम से की है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि कैसे पृथ्वी जब बनी तो उसमें एक सबसे पहले एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बना, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अलग-अलग जीव बनते हैं, फिर आदिमानव का निर्माण होता, आदिमानव का विकास होता है। फिर ये आदिमानव धीरे-धीरे शिकारी और खाद्य संग्राहक से पशुचारक बनते हैं, कृषि करने लगते हैं। कृषि करने के पश्चात फिर जनसंख्या में वृद्धि होती है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण समाज में जटिलता आती है, तो सरदार या मुखिया तंत्र का विकास होता है ना? छोटे-छोटे जो गाँव होते हैं वो एक बड़े कस्बे में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर इन बड़े कस्बों पर नियंत्रण के लिए आपस में संघर्ष होता है, तो ये मुखिया तंत्र फिर राजतंत्र में परिवर्तित हो जाता है, और आज हम वर्तमान स्वरूप में जिस लोकतंत्र को देखते हैं, वो इसी राजतंत्र का बदला हुआ स्वरूप है, और समय की मांग के अनुसार राजतंत्र को लोकतंत्र ने प्रतिस्थापित कर दिया है। तो ये दोस्तों इस चैप्टर का क्रक्स था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपको पूरे मानव के इतिहास के का जो इसका एक खाका है वो आपके दिमाग में फिट बैठा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि इस एनसीईआरटीज़ की सीरीज़ को मैं क्लास वाइज़ पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ।
तो आज मैंने क्लास 6 का चैप्टर 1 का ये सेशन लिया है। अगले सेशन में हम क्लास 6 के चैप्टर हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है, मैं उसका सेशन लूँगा। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।